गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग का टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत। पिछले 3 दिन से हमने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसका रीज़न था कि मैं किसी कार्यवश बाहर था और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस समय लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में मैं अपने घर आया हुआ हूँ, कोचिंग में भी नहीं हूँ। और अब लॉकडाउन खुलने के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कोचिंग ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन वीडियो फिर भी आप लोग को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, आशा है आप लोग समझ पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी अथवा परावैद्युत, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ आर डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे चालक। वैसे आप लोग बहुत सी धातु अधातु ये सब पढ़ रखे हैं, उन्हीं के बीच एक चालक भी होता है जो कि धातु से बनता है। यहाँ पर चालक का अर्थ क्या है उसको हम समझते हैं। देखिए, आपने एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटे से टॉपिक को उठाते हैं। आप देखे होंगे किसी लोहे की कील या लोहे की छड़ को अगर हम एक सिरे को किसी अग्नि में डाल देते हैं, आग में, जलते हुए आग में डाल देते हैं, तो थोड़े समय बाद उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो इसमें कुछ न कुछ प्रक्रिया होती ज़रूर है जिसके कारण ये गर्म हो जाता है। उसी स्थान पर अगर हम एक लकड़ी ले लें जो एक छड़ी के रूप में है, और छड़ी का एक हिस्सा, एक तरफ का हिस्सा आग में डाल दें और दूसरे तरफ का हिस्सा चेक करें, तो काफ़ी समय के बाद भी अगर हम चेक करेंगे तो वह लकड़ी का दूसरा हिस्सा गर्म नहीं होगा, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि दोनों में चालक या फिर अचालक की बात है। जिसमें चालन होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसमें ऊष्मा या फिर विद्युत का संचरण होने लगता है। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या ऊष्मा का कुचालक होता है, उसमें ऊष्मा या विद्युत का चालन नहीं होता है। इसी कारण से लकड़ी में कभी भी विद्युत प्रवाह नहीं होता है। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या है। वे सभी पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जो अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से त्याग सकते हैं, यानी ऐसे तत्व जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हों पॉजिटिव न्यूक्लियस के साथ। जैसे सोडियम, यह अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर यह बनाता है Na+, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इस प्रकार से यह धातु की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात यह चालक की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे बहुत से तत्व हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा के प्रवाह के लिए सामान्य ताप पर चालक में उपलब्ध रहते हैं। आपने देखा होगा कि जनरली हम वायर का प्रयोग करते हैं करंट का कंडक्शन करने के लिए, है ना। तो उसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो करंट का कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि जो चार्ज कैरियर होते हैं वो जनरली हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहेंगे तब तक चार्ज हमारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं जाएगा, और जब तक चार्ज नहीं जाएगा तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, यानी आवेश प्रवाह की दर को ही हम करंट कहते हैं, धारा कहते हैं। इसलिए आवेश फ्लो करना अति आवश्यक है, और आवेश तभी फ्लो होगा जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। प्रवाह के लिए समान ताप पर चालक में उपलब्ध रहते हैं, चालक कहलाते हैं। ओके, ये तो चालक की डिफिनेशन हो गई। कुछ इसमें और भी देखते हैं। चालकों पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर इनमें उपस्थित एक ही दिशा में प्रदर्शित होने लगते हैं। इनमें उपस्थित
एक मिनट स्टूडेंट। इनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में प्रदर्शित होने लगते हैं, जिसके कारण चालक में धारा का प्रवाह होता है। सभी ठोस धातुएं, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, चांदी इत्यादि इस श्रेणी में आती हैं। यानी ये कुछ एग्जाम्पल हैं चालक के। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरी डिफिनेशन की तरफ। अगली हेडिंग है चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र। यानी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसको हम स्पष्ट करेंगे। ये कभी कभी पूछा जाता है कि स्पष्ट कीजिए चालकों के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें। चालक पदार्थों में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो अभी अभी हमने देखा। चालक पदार्थों में कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण आवेशों का पुनर्वितरण होता है, जिससे चालक में प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यह विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। चालक पदार्थ में बाह्य विद्युत क्षेत्र तथा प्रेरित विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसमें देखा कि कोई भी विद्युत क्षेत्र किसी भी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। माना हमारे पास एक चालक है, सपोज ये चालक है। अगर ये चालक है तो जाहिर सी बात है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी हमने चालक की परिभाषा में ही देखा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज इस चालक में इस चालक को हम किसी विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। सपोज यहाँ का विद्युत क्षेत्र ई है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है। ओके, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस तरफ आकर्षित हो जाएंगे विपरीत दिशा में। जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ जाएगी, और जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव आयंस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा इस डायरेक्शन में। अगर ये बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, तो ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और यही दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरफ है और ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो दोनों का दिशा क्या है, विपरीत। अगर दोनों की दिशाएं विपरीत हैं तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। अभी हम इसका चित्र बना के समझेंगे। ये इस प्रकार से कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये तो हो जाता है एग्जाम्पल इसका। अगला पॉइंट है आवेशित चालक के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। ध्यान से देखिएगा, आवेशित चालक यानी कोई चालक है जिसके पास आवेश है के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर विद्युत क्षेत्र अभिलंबवत होता है। ओके, चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसको समझते भी हैं। स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर अवस्था में होते हैं, अर्थात आवेशों को गतिमान करने के लिए विद्युत क्षेत्र का स्पर्श रेखीय घटक अनुपस्थित होता है। अतः चालक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र केवल अभिलंबवत हो सकता है। तो इस प्रकार से ये इसकी परिभाषा हो गई। ओके, इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज ये कोई चालक है, यहाँ पर कोई चार्ज है और ये चार्ज स्थिर है, क्योंकि स्थिर विद्युत की हम पढ़ रहे हैं। और अगर ये चार्ज मूव करेगा तो स्पष्ट होगा यहाँ पर ये फोर्स, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से होनी चाहिए, और तब जाके ये इस सरफेस पर इस प्रकार से मूव कर पाएगा। परंतु ये मूव नहीं करता है। इसका आशय ये है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अनुपस्थित है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है कि इस प्रकार होता है, यानी इस पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर पृष्ठ के लंबवत होगा तो ये यहाँ पर तो कोई पृष्ठ होगा नहीं, इसलिए ये मूव नहीं करेगा, स्थिर रह जाएगा। ओके, चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। सामान्य स्थिति में किसी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। सामान्य स्थिति में
किसी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? किसी उदासीन चालक के भीतर धनावेश व ऋणावेश समान मात्रा में उपस्थित होते हैं, अतः कुल आवेश शून्य हो जाता है। इससे इस प्रकार भी सिद्ध किया जा सकता है कि किसी बंद पृष्ठ पर स्थिर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ओके, देखते हैं इसको किस प्रकार से ये प्रूफ हो पाता है। गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस का प्रमेय आप पढ़ रखे हैं, इसलिए गॉस के प्रमेय से हम यहाँ पर क्या पाएंगे? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, डी ए क्या है? क्षेत्रफल है, इक्वल टू समेशन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी उस पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश होंगे उन सब का योगफल, उनके परिमाण का योगफल चिन्ह के साथ। तो इस प्रकार से गॉस के नियम से हम प्राप्त कर पाएंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल टू सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट। यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? शून्य। जब ई बराबर शून्य होगा तब सिग्मा समेशन क्यू का मान भी शून्य होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सामान्य स्थिति में किसी भी चालक में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये Q का मान 0 हो रहा है। जब E का मान हम रखेंगे 0 तो ये टोटल हो जाएगा 0, और तब यहाँ पर मिलेगा समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। एप्सिलॉन नॉट इस तरफ आएगा, हो जाएगा 0, और ये मिलेगा समेशन Q इक्वल टू 0। तो वही लिखा है समेशन Q का मान भी शून्य होगा। अर्थात अगर ना समझ में आए तो ऐसे देखते हैं, जब E इक्वल टू 0 होगा तो इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू 0, और यही इक्वल टू था समेशन Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और तब ये एप्सिलॉन नॉट आएगा 0 हो जाएगा, यानी यहाँ मिल जाएगा समेशन Q इज इक्वल टू 0, अर्थात Q इक्वल टू 0, यानी उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ओके, अगली हेडिंग है चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान रहता है। समान, ओके। चलिए इसमें देखते हैं क्या मिलता है। हम जानते हैं कि चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, यानी E इक्वल टू 0 होता है, अतः किसी आवेश को गति कराने के लिए किया गया कार्य शून्य होता है, जिसके विभवांतर का मान भी शून्य होता है, जिससे विभवांतर का मान भी शून्य होगा, अर्थात विभव नियत होगा, यानी वी ए बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, ये हर एक पॉइंट पर समान होगा। ओके, आगे देखते हैं। किसी चालक के पृष्ठ पर आवेश को गति कराने के लिए किया गया कार्य भी शून्य होता है, क्योंकि स्पर्श रेखीय विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है, अतः विभवांतर का मान शून्य तथा विभव नियत रहता है। यहाँ विभवांतर का मान शून्य कहने का मतलब क्या है? अगर विभव नियत है तो दो पॉइंटों के बीच विभवांतर क्या होगा? 0 होगा। जैसे हमने कहा विभव नियत, तो ये कोई सरफेस है, सपोज ये सरफेस है, इस प्रकार से यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है। अगर वी ए और वी बी दोनों का मान समान है तो स्पष्ट है इनके बीच विभवांतर 0 होगा। यही यहाँ पर कहा जा रहा है कि विभवांतर का मान शून्य तथा विभव नियत रहता है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। अगली हेडिंग है विद्युत रोधी, इंसुलेटर। देखिए, अगर हम इंसुलेटर की बात करें, शुरुआत में ही हमने बात किया था कि अगर लकड़ी को आग में हम डाल दें तो उसका दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है। उसका रीज़न होता है कि यह ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी ऊष्मा का प्रवाह एक सिरे से दूसरे सिरे तक नहीं हो पाता है, अर्थात उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसको देखते हैं डिफिनीशन। वे सभी पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, अर्थात नहीं होती है, तथा सामान्य परिस्थितियों में इनमें धारा का चालन नहीं हो पाता, विद्युत रोधी या अचालक कहलाते हैं। उदाहरण रबड़, प्लास्टिक,
कांच, अभ्रक, लकड़ी, कागज इत्यादि। यही अचालक परावैद्युत भी कहलाते हैं। ओके। परावैद्युत पदार्थों पर विद्युत क्षेत्र लगाने पर उनके पृष्ठ पर, ये स्टूडेंट उनके हैं, उनके पृष्ठ पर आवेश उत्पन्न होता है। वह अधिकतम विभवांतर जिसके संगत विद्युत क्षेत्र पर परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला आध्रुवी परावैद्युत, दूसरा ध्रुवी परावैद्युत। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं आध्रुवी परावैद्युत, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात उनके अणुओं में कोई परिणामी एवं अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। अब इसके लिए आपको द्विध्रुव आघूर्ण जानना है। द्विध्रुव आघूर्ण हमने पहले भी आपको बता रखा है। ओके, तो समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। यहाँ पर हमने बात किया है आध्रुवी। आध्रुवी का मतलब, जैसे अगर हम ध्रुवी की बात करें तो NaCl, अगर NaCl को हम स्पष्ट करें तो Na के ऊपर प्लस चार्ज होता है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज होता है, अगर इन दोनों को सेपरेट करें तो। ओके, तो यहाँ पर इनको हम ध्रुवी कहते हैं, क्योंकि ये जो क्लोरीन का नेगेटिव है और ये सोडियम का जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर सेपरेटेड होते हैं। इनका आकार हम ऐसे कह सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तब इनके बीच सेपरेशन R होता है और हम पढ़ रखे हैं द्विध्रुव कुछ इस प्रकार से, +Q और -Q। अब यहाँ पर जो द्विध्रुव आघूर्ण होता था P, वह 2QL के बराबर होता था जब इनके बीच का सेपरेशन 2L होता था तब, और इनकी दिशा -चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होता था। तो सेम इसी प्रकार से हम इन तत्वों में भी, इन पदार्थों में भी हम ऐसे ही द्विध्रुव को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखा हमने NaCl में प्लस और माइनस, जैसे हम देखें HCl में यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, अन्य भी। तो इस प्रकार से बहुत से तरीके हैं यहाँ पर। अब अगर हम बात करें यहाँ पर H2, N2, O2, तो इन सब में जो तत्व हैं वो H से H हैं, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। अब दोनों में तो कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, यानी विद्युत ऋणात्मक तो है नहीं। अब जैसे O से O में संबंध है, N से N में, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन में है। तो इस प्रकार से इन सभी तत्वों में ये जो कुछ भी बॉन्ड बनता है वो इनके बीच बनता है। अब इनके बीच बन रहा है, दोनों एक ही प्रकार के तत्व हैं, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव की बात नहीं आती है। तो ऐसे तत्वों में माना जाता है कि जो इनका धनायन होता है, जो इनका ऋणायन होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रहते हैं, जिसे हम कहते हैं संकेंद्री रहते हैं, यानी दोनों का केंद्र एक ही होता है। तो इसे हम कहते हैं आध्रुवी। यानी ये जो एग्जाम्पल दिया हमने आध्रुवी का है, और ये सब किसके हैं? ध्रुवी के। ओके, आगे डिफिनेशन देखते हैं। आध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ है जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में कोई परिणामी एवं अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। उदाहरण N2, O2, S2 आदि। तो इस प्रकार से अध्रुवी हो गए ये। अगला है ध्रुवी परावैद्युत। ध्रुवी का मतलब इसमें ध्रुव होता है। ध्रुवी पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र संपाती नहीं होते हैं। संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए होते हैं। जैसे ये लाइन और ये जस्ट इसी के बगल में या उसी के ऊपर दूसरी लाइन, इसे हम संपाती कहते हैं। तो यहाँ पर है संपाती नहीं होते हैं, अर्थात इनके अणुओं में परिणामी एवं अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि इसके उदाहरण, ध्रुवी के उदाहरण कौन कौन से हैं। उदाहरण में है HCl,
H2O, HBr और CO। अब इस यहाँ पर कुछ अणुओं को हम कुछ मॉलिक्यूल्स को बना के भी दिखाए हैं। देखिए अगर HCl है तो यहाँ पर Cl नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, H2O H पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, HBr Br नेगेटिव, OH पॉजिटिव है, CO यहाँ पर O नेगेटिव और C पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से इन सब में जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं उनके जो सेंटर्स हैं वो अलग अलग हैं। बार बार मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें क्लोरीन की तो ये क्लोरीन हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, और ये हो जाएगा सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। जब ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, रिएक्शन करते हैं, यानी इनके सेंटर का जो डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है, तब जाके ये मॉलिक्यूल्स यानी अणु का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से जब ये बहुत बड़े बड़े तत्व हैं तो ये आपस में कुछ न कुछ इनके केंद्रों के बीच में कुछ न कुछ सेपरेशन तो होगा ही होगा। इस प्रकार से यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण बनता है। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ ध्रुवीय परावैद्युत को बना रखा है। यहाँ पर ये सब ध्रुव इनके अलग हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब ओवरलैप नहीं किए हुए हैं। लेकिन अध्रुवीय में हमने क्या देखा? अध्रुवीय में हमने ये देखा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तब इनके सेंटर कुछ इस प्रकार से मूव कर रहे थे, पॉजिटिव नेगेटिव। ये सब कह सकते हैं कि संपाती थे, एक दूसरे के पास पास थे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ मिला, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में मूव करेगा और पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। इसलिए सभी मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो गए। देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, यानी सबका पॉजिटिव और नेगेटिव एक साइड हो गया। इसी प्रकार से हम ध्रुवीय में देखते हैं। ध्रुवीय में हमने क्या देखा? ध्रुवीय में ये तो तब का है जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था तब ये हमारा इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ न कुछ अप्लाई कर दिए, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तुरंत ही यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ये जो चार्जेस थे ये सब के सब सेपरेट हो गए, यानी कह सकते हैं कि एक दिशा में हो गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ चला गया, ऐसे नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। तो इस प्रकार से सभी नेगेटिव एक तरफ और सभी पॉजिटिव दूसरी तरफ हो गए। ओके, चलिए अगली हेडिंग देखते हैं। ओके, अगली हेडिंग है परावैद्युत का ध्रुवण। परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कैसे होता है देखते हैं। सबसे पहले परावैद्युत पदार्थ होते कैसे हैं? हमने देखा कि जो अचालक पदार्थ होते हैं उन्हें हम परावैद्युत कहते हैं, यानी जिनके नाभिक इतना स्ट्रांग होते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉनों को बांधे हुए होते हैं, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ओके, परावैद्युत पदार्थों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है तथा परावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमने देखा था कि फिगर में ये कुछ इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में कॉन्सेंट्रिक थे, संकेंद्रित थे। लेकिन जब इनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अकॉर्डिंग यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ऐसे। यानी इनका आकार चेंज होकर कुछ इस प्रकार से हो जाता है। अभी हमने देखा था ये वाले फिगर में आप देखिए, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉजिटिव ये देख रहे हैं। पहले तो ये संकेंद्रित था जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमको, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तब के लिए ये इस प्रकार से ध्रुवित हो गए। ओके, इस प्रकार परावैद्युत के प्रत्येक अणु का एक सिरा धनावेशित तथा दूसरा सिरा ऋणावेशित हो जाता है तथा परावैद्युत को ध्रुवित कहा जाता है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थों में होने वाली यह क्रिया ही
परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहलाती है। ओके, परावैद्युत पदार्थ के भीतर विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होता है। ओके, यहाँ पर हमने पदार्थ लिया है, एक ये चालक है। देखिए चालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में होते हैं, यानी वहाँ पर जो तत्व होते हैं उनके नाभिक से इलेक्ट्रॉन बहुत लूजली बाउंड होते हैं, बहुत लूजली जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ई नॉट जो है ये बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, और ई जो है ये अंदर का वैद्युत क्षेत्र है। जब चालक को हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उसका नेगेटिव वाला जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के विपरीत में अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव न्यूक्लियस होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में पोलराइज हो जाएंगे। इसीलिए यह सिग्मा मुक्त और सिग्मा मुक्त दोनों की जो घनत्व है वो बराबर है। ओके, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, और इसीलिए ई नॉट प्लस ई इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 होगा। लेकिन हमने इसी के लिए ही एक परावैद्युत रखा है, ई नॉट बाह्य और ई अंदर। इसमें हमने देखा सेम प्रोसेस है। यहाँ पर जब हम कोई परावैद्युत पदार्थ लेंगे तो उसके लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक तरफ और पॉजिटिव न्यूक्लियस दूसरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ऐसे में इसे हम कहते हैं सिग्मा पी। सिग्मा पी यह रिप्रेजेंट करता है पी फॉर पोलराइजेशन, यानी इसका ध्रुवण हुआ है, और ऊपर वाला जो चालक था उसका ध्रुवण नहीं हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे। अब इसके बाद अगली हेडिंग है परावैद्युत भंजन तथा परावैद्युत सामर्थ्य। ये हेडिंग हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। ओके, थैंक यू।